नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपनी सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस समय हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोग कई ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि ऊपरी तौर पर मोटे तौर पर हम लोग उनकी रचनाओं के बारे में और कुछ लोगों के जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर थे उनसे जुड़ी कुछ खास बातों को जाना है एक सिंपल ही लैंग्वेज में। आज उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच आए हैं फ्रांस के ज्योग्राफर के पास। और अब फ्रांस में कौन कौन से ज्योग्राफर हैं, उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं, उनकी कैसा उनका सोच था, विचार कैसी थी, उनकी विचारधाराएं कैसी थी, ये सब बातों को आज हम लोग को बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है। उम्मीद है पीछे की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप कह सकते हैं मॉडर्न फ्रेंच ज्योग्राफर, यानी कि फ्रांस में जो आधुनिक भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स के नाम लिखे हैं, सारे हालांकि सारे ज्योग्राफर्स का यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो कि फ्रांस के ज्योग्राफर हैं। आपको थोड़ा पीछे का पहले थोड़ा बता दूं, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पीछे की क्लास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का, जर्मन में जो थे उसमें कहा जाता था हम्बोल्ट और रीटर को। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, हम्बोल्ट और रीटर क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी थे, जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। लेकिन आप अगर एक तरह से और ये पूछा जाए कि फ्रांस के आधुनिक भूगोलवेत्ता यानी कि फ्रांस में भूगोल को विकसित कौन किया सबसे पहले, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है विडाल डी लीला ब्लास्ट को। वाइडल डी लीला ब्लास आप कहीं सुनते हैं, या विडाल डी लीला ब्लास, अलग अलग हल्का थोड़ा चेंजिंग रहता है नाम में। तो ये जो विडाल डी लीला ब्लास है, फ्रांस में इन्हें बहुत प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि फ्रांस में अगर भूगोल को विकसित किया किसी ने तो वो कौन है? वाइडल डी लीला ब्लास। वैसे इनके पहले भी कुछ ज्योग्राफर्स थे जो कि फ्रांस के थे और उसमें अपना योगदान दे चुके हैं। आपको बता दूं, 1870 के बाद से जब फ्रांस में रेकलस नामक एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, आप एक तरह से समझ सकते हैं, तो 1870 से उनका समय शुरू हुआ। तो 1870 से बोला जाता है फ्रांस में भूगोल की स्थापना कर दी गई थी, आधुनिक भूगोल की। और इसमें एक प्रमुख वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता हैं वाइडल डी लीला ब्लास, जैसा कि मैंने बताया। इन्हीं के मार्गदर्शन करके बाकी आगे के फ्रांस के भूगोलवेत्ता इन्हीं के फॉलोअर बने। जितना भी उन लोगों ने स्टडी किया, जितना भी उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया और जितनी बातें बताई, वो सब किसकी बातों को ध्यान में रखकर कहा गया? वाइडल डी लीला ब्लास को। तो वाइडल डी लीला ब्लास को इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि फ्रांस के आप कह सकते हैं जन्मदाता हैं वहाँ पे विकास करने की ज्योग्राफी में। तो एक तरह से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइडल डी लीला ब्लास को थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा भी कुछ ज्योग्राफर हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ वाइडल डी लीला ब्लास और जीन्स ब्रूंस, डिमाजिया, रेकलस, इन सब जो ज्योग्राफर है फ्रांस के, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभ से क्या होता है, वहाँ पर फ्रांस में ये शुरू हो जाता है, हमारा फ्रांस में विकास शुरू हो जाता है ज्योग्राफी का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन है फ्रेंच ज्योग्राफर है। पहला नाम बता दूँ आपको, एलसी रेकलस हैं। कौन है ये? एलसी रेकलस हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं वाइडल डी लीला ब्लास या विडाल डी ला ब्लासी आप बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं जीन्स ब्रूंस और फोर्थ नंबर पे हैं अल्बर्ट डिमाजिया। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है फ्रांस के, जिनके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा भी नाम है। तो शुरू करते हैं कहाँ से? रेकलस के पास से। तो रेकलस का आप समय देखेंगे 1830 से इनका जन्म हुआ, 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 1870 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं मेन जो इनकी भूमिका थी रचनाओं की, ये सब 1870 से शुरू हुआ। और कहा जाता है कि इन्हीं के यहाँ से 1870 से ही फ्रांस में आधुनिक भूगोल की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिएगा, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ, वैसे अगर पूछे आधुनिक भूगोल के संस्थापक तो आपको पता ही है कौन है। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। रेकलस की प्रमुख रचना है ला टेरी, LATE, ये ला LA अलग है और टेरी अलग है, तो TERRE, ला टेरी, हिंदी में आप ये बोलेंगे ला टेरी, इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है एल होमे एट, ET, ला टेरी। क्या है? एल होमे एट ला टेरी, या ये क्या कर सकते हैं आप, वहाँ की जब इन्होंने अपनी ये रचना प्रस्तुत की, वहाँ के उनकी लैंग्वेज में इसका नाम ये रखा गया था। आप हिंदी में अगर समझना चाहें कि इसका मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी और उसके निवासी, इसका मतलब होगा। तो इनकी ये किसका रचना है? पृथ्वी और उसके निवासी, या ला होम एट ला टेरी, यानी कि पृथ्वी और उसके निवासी। तो ये रेकलस की प्रमुख रचना है। दो इसके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं।
जो कि हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बुक होगी तो बाकी की रचनाओं को एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफर फ्रांस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मानिए, इन्हें तो जरूर याद रखना है। जैसे हम लोग जर्मन में रेडजेल, कांट, हम्बोल्ट, रिटर इन सब की बात किए थे, उसी तरह यहाँ फ्रांस में आपको विडाल डी लीला ब्लास को पढ़ना जरूरी है। तो विडाल डी लीला ब्लास एक तरह से आप कहेंगे तो फ्रांस में भूगोल के आप एक तरह से कह सकते हैं संस्थापक हैं, एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी बात, ये संभववाद, पॉसिबिलिज्म एक विचारधारा है, एक सोच है, एक सिद्धांत एक तरह से आप कह सकते हैं, उसके समर्थक थे। इसके पहले जो जोग्राफर थे, जर्मन के ज़्यादातर जो जोग्राफर थे वो डिटर्मिनिस्ट थे, यानी कि नीतिवाद के थे। और ये क्या है, संभववाद के समर्थक थे, यानी कि पॉसिबिलिज्म के। पॉसिबिलिज्म में ये बोला गया है कि मानव को प्रकृति के ऊपर रखा गया है। इनका कहना था विडाल डी लीला ब्लास का कि जो मानव है वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। प्रकृति केवल एक उपदेश देती है, एक उपदेश का कोई अगर से कोई उपदेश देता है केवल उसके जैसी है, यानी कि वो केवल हमें सुझाव दे सकती है, बाकी उससे ज़्यादा प्रकृति हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब ये डिपेंड करता है मानव पर कि मानव को आगे क्या करना है। आपको कोई सलाह देता है, सलाहकार के रूप में अगर आपके पास आता है, आपको सलाह देता है, तो वो आप उसकी बात सुनते हैं, लेकिन करते क्या हैं, आपको जो सही लगता है। तो यही बात यहाँ पर संभववाद में, यानी कि पॉसिबिलिज्म का मतलब यही है। तो विडाल डी लीला ब्लास जो कि इसके जन्मदाता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं पॉसिबिलिज्म की विचारधारा का, तो यहाँ कहते हैं पॉसिबिलिज्म जो विडाल डी लीला ब्लास ही शुरू किए थे। तो यहाँ इनके बारे में कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। पहले विडाल डी लीला ब्लास जो थे, इनका जन्म था 1845 से और इनकी मृत्यु हुई थी 1918 में। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा करें तो क्या है, स्टेट एट नेशन डेल यूरोप। स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ भिन्नता हो जाए। पहला क्या है, ESTATE स्टेट, ये क्या है ESTATE, फिर ET, फिर NATION नेशन, डेल DEL डेल यूरोप। ये क्या है, इनकी रचना है जो कि 1889 में प्रकाशित हुई थी। अगर आप इसे हिंदी में समझें तो यूरोप के राज्य एवं राष्ट्र, इनकी प्रमुख रचना है कौन सी, यूरोप के राष्ट्र एवं राज्य, जो कि 1889 में प्रकाशित हुई थी। कोशिश कीजिएगा आप लोग कि ये दोनों नाम आप लोगों को याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो रचना है इसको हिंदी में भी इसका ये नाम है, ठीक है। तो ये दोनों कोशिश कीजिएगा, दोनों आप लोगों को याद हो। तो ये कब प्रकाशित हुई थी, 1889 में। नेक्स्ट इनकी फेमस बुक है या रचना आप एक तरह से कह सकते हैं, एटलस ऑफ यूरोप, ATLASOF ऑफ यूरोप, जो कि 1894 में प्रकाशित हुई थी। इसका मतलब है यूरोप की मानचित्रावली। क्या है, यूरोप की मानचित्रावली। एटलस ऑफ यूरोप किसकी रचना है, विडाल डी लीला ब्लास की है, जो कि 1894 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आती है टेबल्यू डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस का भूगोल। देखिए हिंदी में नाम क्या है, फ्रांस का भूगोल, लेकिन वहाँ के उनके हिसाब से क्या कर दिए, इसको इतना बड़ा नाम दे दिए हैं, ये टेबल्यू डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस। देखिए इनके क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं डिफरेंट रहता है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप एक बार वैसे स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, TABLEAU, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी प्रमुख रचना है विडाल डी लीला ब्लास की। आगे चलते हैं, जो कि प्रकाशित हुई थी 1903 में। आगे है प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफी ह्यूमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, क्या है, अभी इसके बारे में आप लोग को चर्चा करना आगे। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी ह्यूमन 1921 में प्रकाशित हुई थी। ये देखिए इनके एक शिष्य थे, या आप कह सकते हैं कहीं कहीं देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं, जैसा कि मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ ज्योग्राफिकल थॉट में। कहीं पे लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन है, ये 1921 में प्रकाशित हुई थी। बोला गया कि एक थे डी मार्टोन, कहीं कहीं डी मार्टोन को विडाल डी लीला ब्लास का शिष्य बताया गया है, और कहीं पे डी मार्टोन को उनका दामाद भी बताया गया है। तो ये भी हो सकता है कि उनके दामाद रहे हों, फिर उनके शिष्य भी बन गए हों। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन जो कि 1921 में प्रकाशित हुई थी, जो कि आप कह सकते हैं इनकी मृत्यु के बाद हुई थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विडाल डी लीला ब्लास की मृत्यु 1918 में हो गई थी, 1921 में प्रकाशित हुई डी मार्टोन यहाँ इनके क्या शिष्य थे, और 1921 में क्या हुआ था, प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन यहाँ पर प्रकाशित हुई थी, किसका, विडाल डी लीला ब्लास का।
जो कि मानव भूगोल के सिद्धांत, इसका मतलब क्या हो गया, मानव भूगोल के सिद्धांत 1921 में प्रकाशित हुई थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर इसी को इंग्लिश में, ये वाली जो रचना है इनकी, इसकी 1926 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम हो गया प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये किसके द्वारा किया गया था, बाय डी मार्टून, MARTON, डी मार्टून, जो कि इनके शिष्य या आप कह सकते हैं दामाद है। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों भी हो सकता है या एक ही होगा, आपको मैं बता दूं, जानकारी रहना चाहिए। तो प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन, मानव भूगोल के सिद्धांत 1921 में प्रकाशित हुआ था। फिर जो कि डी मार्टोन द्वारा प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया और इसका नाम हो गया प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 1926 में इसका ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। आगे इनकी कुछ विचारधाराओं की चर्चा की गई है। तो इनकी कई विचारधाराएं थी, जिसमें से हम लोग यहाँ विडाल डी लाप्लास की 3 विचारधाराओं को डिस्कस करेंगे। यहाँ कौन कौन है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने भी बताया, संभववाद पॉसिबिलिज्म। जैसा कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध बताने का जब काम किया जा रहा था, तो पहले शुरुआत में जो कि जर्मन उर्मन के जो ज्योग्राफर थे, उन लोगों का मानना था कि पर्यावरण शक्तिशाली है, पर्यावरण ही मानव पर इफेक्ट डालती है और तब मानव उस हिसाब से काम करता है, जैसा पर्यावरण रहेगा उस हिसाब से मानव वहाँ पर बन जाता है। लेकिन बाद में जब फ्रांस के ज्योग्राफर आते हैं, खास करके आप कह सकते हैं वाइडल डी लाप्लास, तो ये जन्म देते हैं एक और विचारधारा का। ये कहते हैं कि जो नीतिवादी लोग थे वो सब गलत बोल रहे हैं, उन लोगों की बात मत मानो, उनका बहुत बेकार तरीके से उन लोगों की बेइज्जती की है। और क्या कहे कि नीतिवाद, मतलब कि नीतिवाद को इन्होंने बिल्कुल नहीं फॉलो किया, आलोचना की एक तरह से, और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और विचारधारा आप कह सकते हैं ऐसा है कि जिसे नाम दिया गया संभववाद। क्या बोला गया, उसमें पर्यावरण को शक्तिशाली बताया गया था, इसमें कहा गया कि हाँ ठीक है पर्यावरण है, संभववाद में क्या बोला गया, ये संभववाद एक विचारधारा है, पॉसिबिलिटी। इस विचारधारा के लोगों का कहना था, या विडाल डी लाप्लास का कहना था कि पर्यावरण तो है, तो पर्यावरण क्या करती है, बस एक सलाहकार के रूप में मानव को सुझाव देती है। अब वो मानव पर डिपेंड करता है कि उसे वो सुनना है कि नहीं। सुन लिया, अच्छा लगा तो कर लिया पर्यावरण के अनुरूप, अगर नहीं पसंद आए तो उसे परिवर्तित कर देगा। पर्यावरण में ऐसी कोई संभव चीज़ें नहीं है जिसे मानव परिवर्तित न कर सके। सब जगह संभावनाएं हैं, वो अपना रास्ता बना सकता है। जहाँ आज मार्ग नहीं है पर्यावरण में, वहाँ पे आज ये रास्ता बना सकता है। कहीं पर जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर वो जा सकता है। तो ये कौन सी विचारधारा है, पॉसिबिलिज्म है। हाँ पर्यावरण है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड है, करता है कि हमें तुम्हारी बात माननी है कि नहीं। तो ये संभववाद का कहना था विडाल डी लाप्लास का। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, इसके ये क्या थे, समर्थक थे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। पिछले के ज्योग्राफर्स में हम लोग टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात किए थे, यानी कि पार्थिव एकता का सिद्धांत। तो ये भी क्या थे, पार्थिव एकता के सिद्धांत के क्या थे, समर्थक थे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल रीजन और पेज। पेज का सिद्धांत क्या है, पेज का सिद्धांत थोड़ा इसे समझिए, इंपॉर्टेंट है। पेज PAYS, या इसे स्मॉल रीजन बोलें, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल रीजन या कॉन्सेप्ट ऑफ पेज, PAYS, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, पेज। ठीक है, पेज। अब क्या है पेज, इसे समझते हैं। पेज की संकल्पना क्या थी इनकी। विडाल डी लाप्लास का ये कहना था, या आप कह सकते हैं इस सिद्धांत के समर्थक थे, कहा कि कहीं अलग अलग क्षेत्रों में कोई स्थान है, वहाँ पर मानव निवास करता है। जब वो वहाँ निवास करता है तब उस क्षेत्र का और उस निवास, उस प्राणी का, उस जीव का उससे संबंध बन जाता है, रिलेशन हो जाता है। अब वो एक ऐसी स्थिति आती है, न तो वो स्थान उसके बिना पूर्ण रहेगा उस जीव के, और न वो जीव उस स्थान के बिना पूर्ण रहेगा। एक रिलेशन बन जाता है उस स्थान का और वहाँ पे रहने वाले प्राणियों का। तो वो जो स्थान है उसी को इन्होंने एक तरह से समझिए मोटे तौर पे कि उस स्थान को इन्होंने क्या कहा, पेज बोला। उसको क्या बोला गया, पेज बोला गया। और तब से यही सिद्धांत क्या हो गया, पेज का कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल रीजन। थोड़ा और इसमें डिटेल में है, लेकिन हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं हल्का से ऊपर से बस आपको समझा रहा हूँ। अभी हो सकता है आप लोग पढ़े हों, तो एक बार जो ना पढ़े हों उनको थोड़ा आइडिया हो जाए, ताकि अगर कुछ ऐसा पूछ ले तो आपको पता चल जाए कि पेज की संकल्पना किसके द्वारा है। तो आप कहेंगे विडाल डी लाप्लास। इसमें अगर पूछ लिया क्या बात है, तो आप कह देंगे कि मानव या निवास, वहाँ का जो निवासी है उनके बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है, एक संबंध होता है, और वही उस स्थान के बीच में जो होता है वही क्या बोला गया, वहाँ पे पेज की बोला गया, और पेज की संकल्पना इस तरह से बन गई। तो यहाँ 3 विचारधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ा।
पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और थर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल रीजन और पेज की संकल्पना। फोर्थ इंपॉर्टेंट जोग्राफर आते हैं जो कि हैं अल्बर्ट डिमाजिया। अल्बर्ट डिमाजिया का जन्म 1872 में हुआ था और 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आप कह सकते हैं आगे के जो भी वैज्ञानिक आए, सॉरी यहाँ हम लोग अभी जीन्स ब्रूंस छोड़ दिए हैं। विडाल डी लाप्लास के बाद आते हैं जीन्स ब्रूंस। जीन्स ब्रूंस का अगर देखें, जीन्स ब्रूंस जो थे 1869 में इनका जन्म होता है, 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जीन ब्रूंस क्या थे? ये विडाल डी लाप्लास के ही स्टूडेंट थे। ये किसके स्टूडेंट थे? विडाल डी लाप्लास के स्टूडेंट थे। इनकी प्रमुख रचना है ला जियोग्राफी। क्या है? LA, ला जियोग्राफी ह्यूमन, यानी कि अगर हिंदी में देखें मानव भूगोल। और ये 3 पार्ट में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, जो कि 1910 में आप कह सकते हैं। तो ला जियोग्राफी ह्यूमन किसकी है? जीन्स ब्रूंस। जीन्स ब्रूंस कौन है? विडाल डी लाप्लास के शिष्य हैं, आप कह सकते हैं। विडाल डी लाप्लास के बाद जीन्स ब्रूंस आते हैं और ये जीन्स ब्रूंस कौन से? विडाल डी लाप्लास के ही शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचना है ला जियोग्राफी ह्यूमन। फिर नेक्स्ट है ला जियोग्राफी डी ला हिस्ट्री। ला जियोग्राफी डी ला हिस्ट्री, जो कि इनका मतलब हुआ हिस्ट्री, इतिहास का भूगोल। ये 1921 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जीन्स ब्रूंस को देखें। जीन्स ब्रूंस की कुछ विचारधाराएं हैं, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। जीन्स ब्रूंस की पहली विचारधारा की अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और चेंजेस। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ चेंजेस, आप इसका ये मतलब समझिए परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। परिवर्तनशीलता, परिवर्तन हो रहा है, सब चीज़ बदल रहा है, ऐसा इनका मानना था। किसका? जीन्स ब्रूंस का। कि ये कहना था क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का मतलब ये समझिए कि जितने भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, सभी में क्या है? परिवर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ स्थिर हो। परिवर्तन नियम है, एक तरह से बताया कि परिवर्तन ही नियम है और सभी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, सभी चीज़ क्रियाशील हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। तो ये क्या है? इनकी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और चेंजेस, क्रियाशीलता के सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। ये किसका है? जीन्स ब्रूंस का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत किसका है? जीन्स ब्रूंस का। इसके अलावा ये जो थे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म के भी समर्थक थे। ये कौन थे? यहाँ लिखा नहीं है मैंने, कि हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। जीन्स ब्रूंस जो थे पॉसिबिलिज्म के समर्थक थे। और ये पॉसिबिलिज्म जैसे कि विडाल डी लाप्लास मानते थे, ऑब्वियसली ये उनके स्टूडेंट थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके ये भी उनकी तरह जैसी विचारधाराएँ रखते हों। तो आप एक तरह से ये समझिए कि जीन्स ब्रूंस जो थे वो भी क्या थे? पॉसिबिलिज्म के समर्थक थे। साथ में आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यानी कि ये भी देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी के समर्थक थे। और उसी तरह जीन्स ब्रूंस को भी आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी के क्या है? ये समर्थक हैं। कौन? जीन ब्रूंस। इसके अलावा आते हैं लास्ट, आप कह सकते हैं आज की जो हम लोग डिस्कस करें उसमें लास्ट जोग्राफर हैं डिमाजिया। इसके अलावा भी फ्रांस में कई जोग्राफर हैं, तो आज के हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें अल्बर्ट डिमाजिया हैं। अल्बर्ट डिमाजिया यहाँ पर आज की क्लास में चौथे हैं जोग्राफर, जिनका समय था 1872 से 1940। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एनाल्स डी जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट है ये, 1920 से 36 में ये प्रकाशित हुई थी, एनाल्स डी जियोग्राफी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस का आर्थिक भूगोल। क्या है? फ्रांस का आर्थिक भूगोल किसकी रचना है? आप कह सकते हैं अल्बर्ट डिमाजिया का, जो कि 1946 में आफ्टर उनके डेथ, उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। कौन सी? फ्रांस का आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस। ये आप कहेंगे 1946 आफ्टर डेथ। 1946 इनका देखेंगे, 1940 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन 1946 में इनका ये प्रकाशित हुई थी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस। पूछ सकता है कि इनकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी कब प्रकाशित हुई थी, या से हो सकता है ऑप्शन दे सकता है कि इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, या समय दे सकता है। तो ये सब बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। एक अलग से क्लास में हम लोग सारे लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। एक एक लोगों का किसका कौन सा कमेंट है ये बताया जाएगा, और उनका बता दिया जाएगा कि आप सर आपका ये होगा, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सब बातें जितना कोशिश किया जाएगा कि उतने लोगों का रिप्लाई किया जाए। तो आप चिंता मत कीजिएगा। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि रिप्लाई नहीं किया जा पा रहा है इस समय, तो आप ये सोचिए कि आपको एक साथ कर दिया जाएगा, और अगर समय रहा तो। और बहुत लोगों का ये कहना है कि सर ज्योग्राफिकल थॉट से MCQs करा दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए अगर हम लोग का ज्योग्राफिकल थॉट अगर पहले ही ख़त्म हो जाता है, 1-2 दिन में आप
ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग अब आज जैसे कि कुछ अभी मुश्किल से हमें लग रहा है 3-4 दिन बचा है, मुझे नहीं पता कि आप कब क्लास देख रहे हैं, तो 3-4 दिन में अभी बचा है, तो उसमें 1-2 दिन हम लोग का ज्योग्राफिकल थॉट ही चलेगा अभी। फिर उसके बाद कोशिश किया जाएगा हम लोग क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किया जाएगा। तो आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।